हेलो डी स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस फिजिक्स के अंदर। अल्टरनेटिंग करंट अपना चल रहा था। इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है और ये किस फॉर्म में चलता है। सारी चर्चा अपन डिटेल से कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूलमान क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। करें स्टार्ट। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्या सर, बंद कीजिए अपने चैनल का प्रमोशन। करते हैं बंद। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अपन औसत वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। अर्धचक्र के लिए किया था 0 से T/2 के लिए, और वहाँ पर अपन ने ये देखा था कि जो औसत वैल्यू थी आई एवरेज का मान था वो कुछ 0.637 आई नोट, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी। अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस टाइप से चल रहा था, ठीक है। ये 0, यहाँ पर T/4, ये T/2, 3T/4 और ये T टाइम, ये करंट था। करंट और वोल्टेज सेम ही होती है, आप इसको वोल्टेज भी लिख सकते हो। ये मैक्सिमम वैल्यू थी आई नोट की, ठीक है। ये माइनस के अंदर आई नोट, ठीक है। और इसके लिए आपने एक तात्क्षणिक मान लिखा था, एक टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वो कितनी लिखी थी, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर ये वोल्टेज है तो उसके लिए इक्वेशन सेम ही होगी, मीन्स V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर, जहाँ वी नोट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ प्रत्यावर्ती सोर्स, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू, मतलब कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक मोमेंट के ऊपर जो AC है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है। तो टाइम ऑफ मोमेंट की बात करें तो अपन उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन इसको देखें तो हर मोमेंट पे ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। अपन आइडिया भी नहीं निकाल सकते, आइडिया भी नहीं लगा सकते ये किस टाइप से चल रही है। तो उसके लिए अपन ने एवरेज वैल्यू निकाली थी, और एवरेज वैल्यू कितनी आई थी आपकी, एक पूर्ण चक्कर के लिए 0 थी। याद हो तो पहले हाफ सर्कल के लिए किया था 0 से T/2, ऐसे कुछ T/2 के लिए किया था। तो ये कितना आया था आपका, लगभग 0.637, मैक्सिमम का 63.7% के आसपास आया था। दूसरे हाफ सर्कल के लिए किया था, मतलब कि T/2 से T यहाँ तक किया, प्लस में आया था। ये नेगेटिव चक्कर जो था, नेगेटिव सर्कल था, उसके लिए किया तो सेम ही वैल्यू आई थी, और सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि जितना ये ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। तभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हो। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड के अंदर किए गए चक्करों की संख्या। और जो चक्कर होते हैं जितना वो इधर जाएगा उतना ही वो कहाँ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। तो जितना ये ऊपर चलता है उतना ये नीचे की तरफ चला। तो ये वैल्यू आई थी आपकी माइनस का 0.637 आई नोट। इन दोनों को आपने क्या किया था, एक पूर्ण चक्कर बनाया, मतलब कि ये और ये 0 से T तक किया। तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके जो पूर्ण चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू थी वो कितनी आई थी आपकी, 0 थी। मतलब 0 से T, और ये आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 0, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू आपकी 0 आ रही है, टाइम ऑफ मोमेंट पे ये इक्वेशन लिखी जा रही है। तो समझ में नहीं आता सर, अपने घर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू है। टाइम ऑफ मोमेंट पे आई इक्वल टू आई नोट या V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी कहते हो आप। एवरेज वैल्यू आप कहते हो कि 0 है, लेकिन अपने घर के अंदर सर 220 वोल्टेज आती है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो 220 वोल्ट आती है, और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। तो सर ये 60 हर्ट्ज तो समझ में आता है कि जो सोर्स अपने घर के अंदर आ रहा है वो 60 राउंड करती है, मतलब कि प्लस माइनस मतलब 60 चक्कर करती है 1 सेकंड के अंदर। ये तो क्लियर हो गया सर, लेकिन ये 220 वोल्ट, ये क्या जुगाड़ है, एवरेज तो हो नहीं सकता, एवरेज वैल्यू तो 0 है। टाइम ऑफ मोमेंट पे आपने इक्वेशन लिख दी, क्या होता है सर, करें स्टार्ट।
सुनो स्टूडेंट, जो 220 वोल्ट आपके घर के अंदर आ रही है वो वैल्यू है। एक्चुअल में आपके घर में 220 वोल्ट भी नहीं आती है। कितनी आती है इस लेक्चर के अंदर पता चलेगा आपको। एक्चुअल में आपके घर के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है। और ये जो 220 वोल्ट आप बोलते रहते हो ये क्या है। सुनो, ये जो 220 वोल्ट सप्लाई है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, आरएमएस वैल्यू बोलते हो। एसी की आरएमएस वैल्यू बोलते हो इस 220 वोल्ट को। क्या होता है सुनो, सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है इसमें छुपा हुआ है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आरएमएस, आर का मतलब रूट, एम का मतलब माध्य, मोड बोलते हो जिसको आप, एस का मतलब स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर होगा, माध्य करोगे और उसका क्या होगा, अंडर रूट होगा। ऐसे ही निकलेगा आरएमएस मान। निकालते हैं, करें स्टार्ट। यस करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, ये लो कुछ इस टाइप से चल रही है। ये हो गया आई नोट, इसको लिख दो वी नोट, लिख दो एक बार के लिए, सेम ही होता है। ये वी नोट, ये माइनस, ये प्लस, टाइम T/4, T/2, 3T/4 और ये T टाइम। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखते हो आप एक टाइम ऑफ मोमेंट पे, V = V नोट साइन ओमेगा टी। अपन लिखते हैं RMS वैल्यू, मतलब कि वैल्यू निकालनी है वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की VRMS। RMS वैल्यू निकालनी है। RMS वैल्यू का मतलब स्क्वायर, माध्य, अंडर रूट। रिपीट अगेन, स्क्वायर, माध्य, अंडर रूट। मतलब जो वैल्यू आप लोगे उसका पहले स्क्वायर करोगे, उसके बाद में माध्य, उसके बाद में अंडर रूट। मतलब किसका निकालना है, इस V का निकालना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V, तो V का स्क्वायर, ये लो पहले स्क्वायर, क्या बात है, पहले स्क्वायर, ये लो करते, उसके बाद में माध्य, ये लो माध्य, उसके बाद में रूट, ये लो रूट। अब ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं उठा के, और अपने को एवरेज निकालना आता ही है। स्क्वायर कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। V = V नोट, पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो। V = इसका स्क्वायर करना है अपने को, V नोट साइन ओमेगा टी का, तो V स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का क्या कर दो, स्क्वायर। V स्क्वायर = V नोट की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब करना है, ये रेड सिंबल है ना, ये, और रेड सिंबल क्या है, बार। और बार याद है क्या, ज्यावक्रिय फंक्शन जो आवर्ती रूप से चलते हैं उसके लिए आपको एवरेज निकालना है। तो क्या करते हैं सर, आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग, यही होता है क्या, आंकड़ों का योग किया उसके बाद में उसकी संख्या से भाग कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आवर्ती जो फंक्शन होते हैं उनका जो एवरेज निकालते हैं उसका फॉर्मूला पीछे के लेक्चर में भी अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक बार बता देते हैं। जो फंक्शन होता है f, मान लो कि फंक्शन x का है या t का है, अगर t का है तो उसका माइनॉरिटी dt आएगा अपन में 0 से t, और यहाँ पर जिसका भी एवरेज निकालना है, यानी कि f एवरेज निकालना है, f एवरेज फंक्शन दिख रहा है क्या। ठीक है, तो आवर्ती फंक्शन का क्या करो, जहाँ से लेके जहाँ तक, अपने को 0 से t तक चाहिए मान लो, तो 0 से t तक, और फंक्शन है आपका ft और इसके माइनॉरिटी हो गई dt। तो इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ये लो, ये पूरा आरएमएस चाहिए, स्क्वायर कर दी सर। ठीक है, अब करते हैं इसका बार, और बार करने के बाद में क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि V स्क्वायर है, इसका करना है एवरेज, और एवरेज के लिए क्या होता है, पूरे पूर्ण चक्र के लिए 0 से t, V स्क्वायर dt अपॉन में 0 से t dt। सही है, ठीक है। अब V स्क्वायर का तो होगा नहीं क्योंकि dt माइनॉरिटी पड़ी है, तो V स्क्वायर की क्या रख दो, वैल्यू रख देते हैं। V स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा,
0 से t, यहाँ पर चल रहा है वी स्केयर का बार। 0 से t, एक मिनट 0 से t वी नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, ये लो डी टी अपॉन में 0 से t डी टी, और यहाँ पड़ा आपका वी स्केयर का बार। ध्यान रखना जैसा बोला गया ना वैसा ही चलना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है। कहीं पहले अंडर रूट कर दो सर, अंडर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों ऐसे ही पीछे पड़ रही हो इसके, ये एवरेज का फॉर्मूला निकालने कहाँ ज़रूरत है। स्क्वायर किया उसके बाद में अंडर रूट किया, देखो जो बोला गया उतना ही करना है। जब बोला है बीच में ये m है ना, ये m बीच में ये जो m है कहाँ गया, ये वाला, ये सारा इसी का है किया दरा जितना भी है, ठीक है। अगर ये m ना हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन पहले क्या बोला है, पहले स्क्वायर उसके बाद में मोड उसके बाद में रूट, स्क्वायर माध्य रूट, तो स्क्वायर कर दिया वी स्क्वायर। अब करना है माध्य, ये लो माध्य उस निकालना है, निकाल दो वी बार की स्क्वायर इक्वल टू 0 से t, जानते हैं सर जानते हैं वी नोट मैक्सिमम वैल्यू है, जानते हैं, ये लो चेंज नहीं होती है, बाहर निकाल दो पकड़ के वी नोट की स्क्वायर, बड़ा लिखो सर दिखाई नहीं देता है हमें, वी नोट की स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन में 0 से t डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन t, और t से करोगे तो ये लो t माइनस 0, ठीक है। इसको बाहर ले आओ, वी नोट की स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में t, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अपन ये जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि कोस 2 थीटा होता है ना जो, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। ये पड़ा साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये सही है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वी नोट की स्क्वायर इक्वल टू वी की स्क्वायर अपॉन में टी इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, वी नोट की स्क्वायर इक्वल टू वी, ये वी की स्क्वायर, क्या सर बार बार वी नोट यहाँ पे पड़ा है, वी नोट दिखाई नहीं देता है क्या आपको, देता है, नाराज मत हुआ करो, अपॉन में 2t 0 से t 1 माइनस कोस, सर थीटा क्यों लिखा है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे थीटा क्यों लिखा है, जैसा फॉर्मूला में है वैसा ही लिख दिया, क्या करें उम्र हो गई है। ये लो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है थीटा, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 ओमेगा टी, 2 अपने बाहर निकाल लिया, और ये पड़ा इसका डी टी, यहाँ पे दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा वी की स्क्वायर, वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, 1 डी टी 0 से t माइनस इंटीग्रेशन 0 से t कोस 2 ओमेगा t डॉट डी टी। हाँ भाई अब क्या करें, करना क्या है सर, चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चल, देखो सर डी टी के लिए 1 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा t। रही बात कोस 2 ओमेगा टी की, तो याद करो, क्या याद करें सर, याद करो मैंने आपको बताया था कोस और साइन, कोस थीटा और डी थीटा अगर हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे कोस
ए थीटा डॉट डी थीटा। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आ जाती है इसकी बटा में, मतलब कि साइन ए थीटा अपॉन में ए। यहाँ पर वैल्यू है आपकी 2 ओमेगा टी। कितनी है? 2 ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा? वी बार की स्क्वायर चल रहा है वी नोट अपॉन में 2t। ठीक है, वी नोट अपॉन में 2t। यहाँ से अपन ये जानते हैं कि इसका हो जाएगा t, और लिमिट रख देंगे t माइनस 0। ये लो लिमिट रख दी t माइनस 0, माइनस ये लो माइनस। ठीक है, उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन dt के सापेक्ष। तो कोस का होता है कोस ए थीटा का साइन ए थीटा, कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी। ए थीटा में ए आ जाएगा बटा में, तो बटा में 2 ओमेगा, और ये चल रहा 0 से t। सही है, ठीक है। वी बार की स्क्वायर इक्वल टू वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t। t माइनस 0 चल रहा है, चलने दो एक बार, माइनस t रख दो यहाँ पे और 0 रख दो। पहले t रखेंगे, एक काम करते हैं, चलो रख देते हैं सीधा ही, कुछ काम नहीं करते हैं, आगे ही बहुत हो गया है सर। साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन में 2 ओमेगा माइनस 0 रखते हैं। t के स्थान पे 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, यहाँ से माइनस अंदर चला जाएगा, वी बार की स्क्वायर इक्वल टू वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t। t माइनस 0, माइनस आया, 0 को छोड़ो ना सर, क्यों ऐसे लेके चल रहे हो? कब से बेचारा परेशान हो रखा है कि ना जाने देते हैं ना छोड़ रहे हैं। साइन 2 ओमेगा टी माइनस का साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन में 2 ओमेगा। यहाँ तक सही है सर, ठीक है। अपन ये जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में T, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल T। वैल्यू रख देते हैं, वी बार की स्क्वायर इक्वल टू वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t। t माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन में कैपिटल T इंटू टी अपॉन में 2 ओमेगा। सही है, t से t कैंसिल, वी बार की स्क्वायर इक्वल टू वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t। यहाँ से t माइनस साइन 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ये जानते हैं कि साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। कैसे होती है? इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, अब यहाँ पे कहाँ बनाऊँ? ठीक है, याद रख लेना, साइन n पाई की वैल्यू होती है 0, जहाँ n 0 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। tan n पाई की वैल्यू होती है 0, साइन n पाई और tan n पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और जहाँ n 0 1 2 3 लिख देते हैं 2 3 4 कितना भी हो सकता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 0, तो वी बार की स्क्वायर इक्वल टू वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2t। यहाँ पे t माइनस ये हो गया सारा का सारा 0, t माइनस 0, t से t कैंसिल, वी बार की स्क्वायर आ गया आपके पास में वी नोट अपॉन में 2। ये लो, ये आ गया आपके पास में वी बार की स्क्वायर। क्या निकालना है? RMS वैल्यू निकालनी है। क्या कर दो इसका? अंडर रूट कर दें। अंडर रूट RMS निकालना है तो अंडर रूट ही करेंगे। कहाँ करें? इसको इरेज कर देता हूँ। एक बार आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। जो आलसी लोग हैं वो चुप करके बैठे रहे।
पता है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। वी बार की करना क्या है आपको, जानते हैं वी आर एम एस होता है अंडर रूट का वी बार की, नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं, पहले स्क्वायर उसके बाद में बार उसके बाद में अंडर रूट। ये लो इतना आ गया अपने पास में, वी आर एम एस इक्वल टू वैल्यू रख दो, ये पड़ा वी नोट की स्क्वायर अपॉन में 2, सही है। रूट हटाओगे इक्वल टू प्लस माइनस वी नोट अपॉन में √2, और ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है आपकी, ये RMS वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या होती है, RMS वैल्यू होती है AC की, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाया, जितना ऊपर जाती है नीचे उतना भी कहाँ आती है, ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा आपका VRMS इक्वल टू 0.707 वी नोट प्लस माइनस, यानी कि मैक्सिमम का 70.7%, मैक्सिमम का 70.7% आपका क्या होता है, ये RMS वैल्यू होती है। अब बात आती है घर के अंदर जो वैल्यू आ रही है कितनी है, 220 वोल्ट है, और जो 220 वोल्ट है वो क्या है, आपकी RMS वैल्यू है। देखते हैं कितनी चलती है, कैसे चलती है। सुनो, देखो जो वोल्टेज आती है आपके घर के अंदर वो है VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज इतनी है, ठीक है। RMS के स्थान पे क्या रख दो, 220 रख देते हैं, मतलब 220 इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2, जहाँ वी नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, वी नोट इक्वल टू 220 इंटू √2, सही है। इसको जब सॉल्व करोगे तो वी नोट इक्वल टू आपका आएगा 311 वोल्ट। ये क्या आ गया सर, 311 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट तो आपकी RMS वैल्यू है, एवरेज वैल्यू आपने निकाली है 0 है, तो 311 वोल्ट क्या है, आगे लिख रखा है वी नोट, और वी नोट होती है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो सोर्स सप्लाई कनेक्ट कर रखी है आपके घर के अंदर, जो आ रही है AC सोर्स आ रहा है, वो मैक्सिमम जाती है 311 वोल्ट तक। मतलब कि 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 करते करते 100 220 होते हुए कहाँ जाएगी, 311 वोल्ट। उसके बाद में वापस 0, माइनस में 311 0, मतलब मैक्सिमम कितनी आती है आपके घर के अंदर, 311 वोल्टेज आती है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये नॉर्मल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब इसके ऊपर चलते हैं। न्यूमेरिकल मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर लगभग यही है कि 1 नंबर का न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछा जाता है, या तो एवरेज वैल्यू से पूछ लेगा या RMS वैल्यू से पूछ लेगा। कोई एक छोटी सी इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन के लिए आपको ये बोलेगा कि इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। कैसे, सुनो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे दी है V इक्वल टू 400 साइन 100 पाई टी। एक इक्वेशन दे दी V इक्वल टू 400 साइन 100 पाई टी, और आपको ये बोला है कि कोई AC सोर्स है, ठीक है। थ्योरी इसकी समझ लेंगे, ठीक है, लिखने से अच्छा समझ लेंगे। इक्वेशन दे दी है, यानी कि एक यूँ समझो कि एक पावर सप्लाई है, ठीक है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, उससे जो वोल्टेज आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है, V इक्वल टू 400 साइन 100 पाई टी। और पूछा ये है कि ये मैक्सिमम कितना जाती है, मतलब एक तो पूछा है V नोट की वैल्यू, एक पूछा है V नोट की वैल्यू, दूसरा ये पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F की वैल्यू पूछी है। 2 वैल्यू पूछ ली,
तो इक्वेशन पड़ी है और अपन ये जानते हैं कि एक टाइम ऑफ मोमेंट पे अपने पास भी एक हथियार है। कितना है? v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये अपना हथियार है। इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो दोनों का कंपैरिजन कर दो, वैल्यू निकल आएगी। कंपैरिजन करते हैं, इस v के स्थान पे ये v पड़ा, v नोट के स्थान पे 400, साइन के स्थान पे साइन 100 पाई ओमेगा टी ये रहा। अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो v नोट किसके इक्वल आएगा? 400, तो v नोट की वैल्यू आ गई 400 वोल्ट। ये लो, एक काम तो ख़त्म हुआ। ठीक है, यही पूछा था। दूसरी पूछिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? वी नोट आ गया 100 पाई, क्या है? ओमेगा की वैल्यू है। ये लो, ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति, लेकिन अपने को तो पूछा है आवृत्ति। ओमेगा इज इक्वल टू है 100 पाई टी। ये कैसे आया? कंपैरिजन किया। इस ओमेगा के लिए क्या लिखोगे? ये ओमेगा है तो इसके स्थान पे ये, टी के स्थान पे टी। सही है, ठीक है। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई टी। अपन ये जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। सही है, ओमेगा के स्थान पे ये रख दो, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई टी। पाई से पाई मर गया, 2 से 50, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ। 1 मिनट कहाँ गड़बड़ हो रही है? 100 पाई टी क्यों लिखेंगे भाई? ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई है, टी के स्थान पे तो टी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई एफ, यहाँ पे ये टी, तो कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ये लो, इस टाइप से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा आपसे? मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा ये एसी का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। उसके बाद में या तो आपको ये बोलेगा कि इस टाइप से वैल्यू निकालो, या आपको ये वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू दे के आपसे ये इक्वेशन पूछेगा कि ये मतलब कि किस टाइप से चलती है, इसके एक टाइम ऑफ मोमेंट पे क्या निकालो, वो समीकरण निकाल दो। कैसे? सुनो, देखो, एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले कोई वोल्टा स्रोत है। आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। एफ का मान दे दिया 50 हर्ट्ज। आवृत्ति वाले एक ज्यावक्रीय वोल्टा सोर्स है आपके पास में, जिसकी आरएमएस वैल्यू दे दी VRMS वैल्यू, मतलब VRMS वैल्यू दे दी इसने 200√2 RMS वैल्यू दे दी। और इसने ये पूछा है कि जो सोर्स आ रहा है उसकी समीकरण ज्ञात करें, मतलब कि वो समीकरण बनानी है जो थोड़ी देर पहले सोल्व की थी अपने। क्या निकालना है? वो समीकरण आपको निकालनी है। समीकरण होती क्या है? v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो फॉर्म में लिखना है तो अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो वी नोट की वैल्यू निकालनी है, एक ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर दो, टाइम ऑफ मोमेंट पे क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्या करें? वी नोट तो नहीं है, लेकिन VRMS है। और VRMS और वी नोट के अंदर एक इक्वेशन अपन एक रिलेशन पढ़ते हैं, वी नोट अपॉन में √2। वी नोट चाहिए, VRMS पड़ा है, तो VRMS का मान रख दो यहाँ पे 200√2 इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2। ये इधर आएगा तो वी नोट कितना आ जाएगा? 200√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करोगे, वी नोट इक्वल टू 400 वोल्ट आ गया। ये लो, एक काम तो ख़त्म, वी नोट का मान आ गया। दूसरा निकालना है ओमेगा, लेकिन ये पड़ा है अपने पास में फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू आप लिखते हो 2 पाई एफ। सही है, एफ की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई इंटू 50, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। ये लो, ओमेगा की वैल्यू आ गई और दूसरी आपके पास में आ गई वी नोट की वैल्यू। दोनों इसके अंदर पुट कर देते हैं, दोनों पुट करेंगे तो v इक्वल टू वी नोट की वैल्यू 400 साइन 100 पाई टी। ये लो, ये आपसे इस टाइप से क्या पूछ लेगा? इक्वेशन पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अब सुनो स्टूडेंट,
यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान है या प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल्यमान है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात आती है, अगर मान लो कि आपको इसको मेजर करना है, जैसे मान लो कि कोई सर्किट है, उसके अंदर ये V = 400 sin 100 पाई t इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक वोल्टेज आ रही है, तो इस वोल्टेज को आपको मेज़र करना है कि ये कितनी आ रही है। तो क्या करेंगे, पता है सर, क्यों ऐसे ही आप बता रहे हो, वोल्टमीटर लगा देंगे सर, वोल्टेज का यूज़ वोल्टेज मापनी है तो, और एमीटर लगा देंगे जब करंट मेजर करना है तो निकाल लेंगे सर। नहीं, जो आप वोल्टमीटर और एमीटर लैब के अंदर यूज़ करते हो, प्रैक्टिकल लैब के अंदर गए होंगे, नहीं गए, कोई बात नहीं। वोल्टमीटर और एमीटर जो आप यूज़ करते हो, वो वोल्टमीटर और एमीटर डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। याद करो, बैटरी कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, डेनियल सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, बैटरी डीसी सोर्स निकालती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने स्टोर किया है, तो जो चार्ज पार्टिकल स्टोर किया है वो जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो डीसी में ही चलेगा, तो वो डीसी को मेजर करता है, करंट भी डीसी और वोल्टेज भी डीसी। और याद करो, अपन ने लेक्चर नंबर गति मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर अपन ने वोल्ट मीटर और एमीटर को बनाया था एक धारामापी से। गैल्वेनोमीटर की सहायता से वोल्ट मीटर बनाया था और गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या बनाया था, एमीटर बनाया था। कैसे बनाया था, प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा है, प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है। एक बार रिपीट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर है, उसके सीरीज़ के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। और उस हाई रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, शंट बोलते हो। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है, अगर एक आइडियल, एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है, इसलिए उसको सीरीज़ में लगाया है। और एक आदर्श एमीटर की बात करते हैं तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, इसलिए इसको कहाँ लगाया है, पैरेलल में लगाया है। ठीक है, तो इसको अगर आपको मेजर करना है तो मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सर्किट के अंदर तो वो वोल्ट मीटर और एमीटर तो लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, वो इसको मेजर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो वोल्ट मीटर और एमीटर आप यूज़ कर रहे हो वो वोल्टेज या धारा का औसत मान पड़ता है, वो वोल्टेज और धारा का एवरेज वैल्यू को ही क्या करता है, मेज़र करता है। और यहाँ पर वोल्टेज और करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, तो नॉर्मल सी बात है, इसको मेजर नहीं कर सकता। तो इसको मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हो तप्त तार एमीटर या तप्त तार वोल्ट मीटर का, और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। रिपीट कर देता हूँ, तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये आरएमएस वैल्यू का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।